नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपके 110 क्वेश्चंस हैं इसको लेकर के आई हूँ। अभी मैंने ऑनलाइन वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ओपेक प्रोजेक्टर को जो है जाना जाता है, ओपेक प्रोजेक्टर को किस नाम से जाना जाता है? एपिडायोस्कोप, नॉन ट्रांसपेरेंट या बोथ? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये इसमें के जो ऑप्शन है वहाँ पर इसका ऑप्शन सी होगा। ये ओपेक प्रोजेक्टर क्या होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट चीज़ों को भी दिखाता है, ट्रांसपेरेंट को भी दिखाता है, साथ में एपिडायोस्कोप इसको जानते हैं। ठीक है, इसके नाम हो गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन सोर्स है जो श्रोता के अंदर जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न करता है? इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन सोर्स है जो श्रोता के अंदर जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न करने का काम करता है? तो इसका जो आंसर होगा ए और बी आंसर है। वो क्या होगा? ए एंड बी, यानी टेलीविज़न भी है और रेडियो भी है। ये जागरूकता भी प्रदान करता है, रुचि भी उत्पन्न करता है, साथ में सूचना भी देने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा था EMMS का फुल फॉर्म। तो EMMS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो होता है यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्यूटोरियल मेथड की खोज किया गया है। ट्यूटोरियल मेथड की खोज किसने किया है? प्लेटो, सुकरात और अरस्तु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर भी होगा सुकरात। नेक्स्ट है, पाई ग्राफ को जाना जाता है किस नाम से? तो पाई ग्राफ को सर्किल ग्राफ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फ्लैश कार्ड की साइज इससे कम नहीं होनी चाहिए, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भले हो जाए लेकिन फ्लैश कार्ड की साइज़ इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर आंसर है 22 से 28 इंच जो है इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मॉडल इज़। तो मॉडल इज अ 3 डायमेंशनल होता है। क्या है? मॉडल 3 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एट अ ग्लेंस। देखिए, कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, यानी जो एक नज़र में देखने पर उसकी दृष्टि उस पर पहुंच जाए। तो किस टीचिंग मेथड के बारे में ये बात कर रहा है जिसका मेन उद्देश्य होता है कि एक नज़र में उस बातों को जो ऑडियंस हो उसके समझ में आ जाए? ये बात कर रहा है, पोस्टर की बात कर रहा है। कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एट अ ग्लेंस, एक दृष्टि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चार्ट कैन प्रेजेंट। देखिए, चार्ट क्या प्रेजेंट करता है? एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन की डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या प्रेजेंट करने का काम करता है? तो ये जो प्रेजेंट करता है एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए, सिम्पोजियम क्या है? सिम्पोजियम है क्या है? शॉर्ट सीरीज ऑफ एक्शन की लॉन्ग सीरीज ऑफ एक्शन, ये क्या है? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ए होगा। ये शॉर्ट सीरीज ऑफ एक्शन है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें से डिस्कशन मेथड का चुनाव करिए। सिम्पोजियम, वर्कशॉप, फोक डांस, इसमें से डिस्कशन मेथड कौन सा है? तो यहाँ पर जो होगा मुख्य रूप से डिस्कशन मेथड में आता है सिम्पोजियम होता है। वैसे वर्कशॉप भी होते हैं लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कहता है कि हाँ, इसमें 3 से 4 दिनों के लिए होता है, इसमें डिस्कशन भी किया जाता है, साथ में वर्क भी किया जाता है, तो वहाँ पे वर्कशॉप होता है, लेकिन डिस्कशन मेथड की ओर पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सिम्पोजियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कब समाप्त हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कब समाप्त हो जाता है? तो रजोनिवृत्ति के समय, यानी मेनोपॉज के समय, जब लेडी जो 40 से 45, 45 से 55 के बीच में हो जाती है, उस समय ये ख़त्म हो जाता है। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? रजोनिवृत्ति होगी। क्या होगा? इसका जो आंसर होगा रजोनिवृत्ति होगा। नेक्स्ट है, आपातकालीन हार्मोन कौन सा होता है?
तो यहाँ पर एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये आपातकालीन है, इसी को लड़ो उड़ो और भागो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शिशु के द्वारा दुग्धपान के समय माता की छाती से दूध के निकलने का उत्प्रेरक हार्मोन यानी माता के दूध जो निकलता है उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रुधिर में कैल्शियम कम हो जाए तो कौन सा हार्मोन इसकी मात्रा को सामान्य करता है? रुधिर में देखिए, रुधिर में पूछ रहा है, रुधिर में कैल्शियम की कम हो जाए कैल्शियम की मात्रा तो कौन सा हार्मोन इसकी मात्रा को सामान्य बनाए रखने का काम करता है? तो यहाँ पर पैराथार्मोन हार्मोन है। क्या है? पैराथार्मोन है। नेक्स्ट है स्तनियों में कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित पदार्थ है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ल्यूटिओट्रोजन। इसमें बताना है कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। पित्त रस भोजन को बनाता है क्या? अम्लीय कि क्षारीय कि उदासीन या इनमें से कोई नहीं? तो पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। देखिए यहाँ पर ये जितने क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और ये आपके एग्ज़ाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट हमारा था आर का अर्थ क्या होता है? सॉरी, आर और क्यू ओ नहीं है, आर और क्यू का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होगा यहाँ पर ली जाने वाली ऑक्सीजन एवं छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात को ही आर क्यू रेस्पिरेशन कोशेंट के नाम से जाना जाता है। ली जाने वाली ऑक्सीजन और छोड़े गए CO2 के अनुपात को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं, इसमें से ल्यूकोसाइट के प्रकार आपको बताना है, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या इसमें से सभी। तो ये सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हृदय स्पंदन दर का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? हृदय स्पंदन की दर को मस्तिष्क कौन सा भाग करता है? मेडुला ऑब्लांग है जो हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रण रखने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा है। हृदय गति को तीव्र कौन करता है? हृदय के देखिए पर अनुकंपी अनुकंपी दो क्रियाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क की, ठीक है, एक दूसरे की वो अपोजिट होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर अनुकंपी होगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर अनुकंपी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीवों की समस्त उपापचयी क्रियाओं कोशिकाओं के आंतरिक पर्यावरण को यथासंभव स्थिर बनाए रखने में प्रयत्नशील रहता है, उसे क्या कहते हैं? हमारी बॉडी बैलेंस बनी रहे, कोई चीज़ कम ज़्यादा ना हो, सब कुछ सही तरीके से चलता रहे, तो इसके लिए उसे क्या कहते हैं? इसमें बताना है आपको। हीमोलाइसिस होगा, हीमोग्लोबिन होगा या होम्योस्टैटिसिस होगा। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर सी है। क्या है? इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेसिथिन है, बताइए लेसिथिन क्या है? तो लेसिथिन एक फास्फोलिपिड है। क्या है लेसिथिन? लेसिथिन एक फास्फोलिपिड होती है। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है संतृप्त वसा है। अब बताना इसमें संतृप्त वसा इसमें से कौन सी है? इसका जो आंसर होगा ए और बी, यानी इसका जो डी आंसर सही है। पामेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड संतृप्त वसा है, जबकि आर्किडोनिक असंतृप्त वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वसा में विकृत गंधिता कहलाता है। वसा में विकृत गंधिका क्या कहलाता है? उसकी गंध में परिवर्तन होना वसा के, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है रेंसिडिटी। क्या है? उसका नाम है रेंसिडिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीबम क्या है? वो कार्बोज पदार्थ है, वशीय है कि कार्बनिक है? तो सीबम एक वशीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइपोगोनाडिज्म रोग होता है। हाइपोगोनाडिज्म रोग होता है, ये आपको बताना है। तो ये FSH और LH हार्मोन की कमी के कारण, याद रखना, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, इनकी कमी के कारण हाइपोगोनाडिज्म रोग हो जाता है, जो यौन संबंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आंसर भी दिया है, आंसर यहाँ से भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1927 में हुआ, पूना में हुआ। प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन
1927 पूना में हुआ। उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में गृह विज्ञान संस्थान की स्थापना आगरा में 1968 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उद्यमी कौन होता है? एक पर्सन होता है कि एक रिस्क है कि एक स्किल है? तो उद्यमी जो है एक पर्सन का नाम है, एक पर्सन होता है जो काम करने वाला होता है, एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट हैं, रिस्क हैं, इनोवेशन को शामिल किया जाता है किसमें? एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्राइज में, एंटरप्रेन्योरशिप में। देखिए यहाँ पर ये होगा एंटरप्राइज, क्या होगा यहाँ पर होगा ये एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उद्यमी के कार्य को चुनिए। उद्यमी का क्या कार्य होता है? उद्यमी का क्या कार्य होता है? यहाँ पर जोखिम उठाने की क्षमता, संचालन विपणन की क्षमता, साहसी काम करने की क्षमता, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा यहाँ पर? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान आरंभ किया गया था। बताइए स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान कब शुरू किया गया? ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तभी मैं जानूंगी आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है। तो इसका आंसर आप बताइएगा, स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान आरंभ कब किया गया? 67 में, 57 में, 50 में, या इनमें से सभी? ये आप बताएंगे। नेक्स्ट है, फिलॉसफी शब्द का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण को जानना, सही का अनुमान लगाना, या दोनों? इसका जो आंसर होगा क्या होगा? संपूर्ण को जानना। ठीक है, संपूर्ण को जानना, इसका जो आंसर होगा ए होगा। चार्ट को प्रस्तुत करते हैं, देखिए चार्ट में क्या क्या चीज़ प्रस्तुत करते हैं? लॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन ग्राफिक वे या एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इन ग्राफिक वे? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे इसका जो आंसर होगा बी आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन इन ग्राफिक है, कम से कम मैसेज को, कम से कम उसमें सूचना को हम ग्राफिक वे में प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओपेक प्रोजेक्टर को जाना जाता है, ओपेक प्रोजेक्टर को जाना जाता है एपीडायस्कोप के नाम से। ओपेक प्रोजेक्टर को जाना जाता है एपीडायस्कोप से। नेक्स्ट है, कॉमर्शियल सिनेमा हाउस के लिए कितने साइज़ का फिल्म प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है? कॉमर्शियल के लिए कितना प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर होगा 35 मिलीमीटर। ध्यान से नहीं दिख रहा, याद रखना, ये 35 मिलीमीटर होता है, याद रखना 35 मिलीमीटर होता है। किसके लिए? कॉमर्शियल सिनेमा हॉल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संचार की प्रकृति होती है, ये एक सतत प्रक्रिया है, दिमागी प्रक्रिया है, विज्ञान एवं कला दोनों है, या अजन्मजात गुण है? तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा यहाँ पर ए, इसका आंसर यहाँ पर होगा ए, बी और सी, ये तीनों आंसर सही है। जबकि ये जन्मजात, यहाँ पे मैंने अजन्मजात लिखा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा डी गलत है, जन्मजात होता तो ठीक रहता। ठीक है, नेक्स्ट है, धामा मॉडल में संचार के कितने तत्व पाए जाते हैं? तो धामा मॉडल में आपको बताना है संचार के कितने तत्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके 6 तत्व पाए जाते हैं, धामा में 6 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बर्लॉग के मॉडल में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? बर्लॉग का जो मॉडल है इसमें से कौन सा तत्व है जिन्होंने अपने में शामिल नहीं किया है? तो प्रतिपादन है उसको उन्होंने शामिल नहीं किया है, जबकि इनकोडर, डिकोडर, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट है, किसके मॉडल में एजेंट एजेंसी, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, किसके मॉडल में एजेंट एजेंसी और पर्पस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसको आपको बताना है किसने किया है, यहाँ पर केनेथ ब्रुक मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा केनेथ ब्रुक मॉडल में एजेंट एजेंसी और पर्पस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, संचार में इसमें से बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं? सीमेंटिक माने भाषा संबंधी समस्या, तकनीकी, भौतिक, तो ये सारी चीज़ें, यानी इसमें जो आंसर होगा यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पर डी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को? तो इसमें आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता होगा। नेक्स्ट है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? तो लाउड स्पीकर कहते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम PAS को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उदासीन रंग के प्रकार हैं, उदासीन रंग के प्रकार हैं। इसमें देखिए प्रत्यक्ष रंग, सल्फर रंग और वेट रंग, ये तीनों क्या होते हैं? ये उदासीन रंग के प्रकार हैं, जबकि क्षारीय रंग ये अलग प्रकार का रंग है। इसमें जो आंसर है A, B और C तीनों सही है। नेक्स्ट है, अम्लीय रंग उपयुक्त होते हैं, अम्लीय रंग जांतो तंत्र के लिए उपयुक्त होते हैं,
उदासीन रंग रंगने के लिए उपयुक्त हैं। देखिए यहाँ पर उदासीन रंग रंगने के लिए उपयुक्त हैं, किसके लिए? वनस्पति रंग को रंगने के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि अम्लीय रंग उपयुक्त होते हैं जांतु तंत्र के लिए। अब है आप प्रत्यक्ष छपाई के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है? प्रत्यक्ष छपाई के अंतर्गत इसमें से कौन सा नहीं आता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे जो डिस्चार्ज प्रिंटिंग है ये इसके अंतर्गत नहीं आती है। रोलर, स्क्रीन, द्विपक्षी, ये सब चीज़ें आती हैं डायरेक्ट छपाई में। राजस्थान की कढ़ाई को चुनिए। यहाँ पर बताइए राजस्थान की कढ़ाई इसमें से कौन कौन सी है? तो फोक कढ़ाई, मोची भारत, हीर भारत, ये तीनों जो है राजस्थान की कढ़ाई हैं, ठीक है, जबकि रासमंडल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्रेपरी का प्रयोग करते हैं। ड्रेपरी का प्रयोग क्यों करते हैं? एकांतता के लिए, सुंदरता के लिए, सुरक्षा के लिए, इनमें से सभी के लिए। इसका जो आंसर होगा, यानी हम पर्दे का प्रयोग क्यों करते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर सुंदरता, सुरक्षा और एकांतता तीनों के लिए करते हैं। वक्र रेखाओं को अधिकतर प्रयोग किया जाता है कॉलर में, कफ में, दोनों में। तो कॉलर कफ में वक्र रेखाओं का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। सक्शन वॉशर क्या है? एक सिलाई उपकरण है, धुलाई उपकरण है कि बुनाई उपकरण है? तो सक्शन वॉशर क्या है? धुलाई उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिंग का प्रयोग करते हैं। रिंग का प्रयोग करते हैं साफ करने में, बड़े वस्त्रों को धोने निचोड़ने के लिए, या ऊनी वस्त्रों को सुखाने के लिए। तो रिंगर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर जो रिंगर प्रयोग होता है ये बड़े वस्त्रों को, बहुत भारी होते हैं, उनको निचोड़ने के लिए, उनके पानी को रिंगर का प्रयोग करते हैं। अब है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की इसमें से कौन सी विधि है? यहाँ पर जो क्लार्क मेथड है ये क्या है? अस्थायी है। क्लार्क मेथड अस्थायी मेथड है, जबकि परम्यूटेड कैलगनी अस्थायी विधि है। तो याद रखना है आपका, क्लार्क मेथड जल की अस्थायी कठोरता को दूर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि पैराफिन का प्रयोग करते हैं। पैराफिन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पर पैराफिन मैले कपड़े को रगड़ने के लिए, चिकनाई युक्त वस्त्र को धोने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर इसका आंसर बी होगा। चिकनाई युक्त वस्त्रों को धोने के लिए पैराफिन का प्रयोग करते हैं। उत्तम प्रकार के अपमार्जक कौन से होते हैं? तो क्षार रहित कि अम्ल रहित कि कोई नहीं? तो यहाँ पर क्षार रहित जो अपमार्जक होते हैं वो अधिक उपयुक्त होते हैं, जबकि जो साबुन होता है वो जो है क्षार होता है उसमें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर इसका आंसर सी होगा। सोडियम बाइसल्फाइड नहीं है, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जेवेल वाटर, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं। अम्लीय प्रतिकर्मक कहाँ पर प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए क्या प्रयोग कर? दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है जांतो रेशों को, जो जांतो रेशों पर जो दाग धब्बे लग जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वनस्पति रेशों के लिए यहाँ पर जो आंसर होगा, वनस्पति रेशों के लिए दाग धब्बों छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? देखिए यहाँ पर जो आंसर है वनस्पति रेशों के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करते हैं क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अम्लीय प्रतिकर्मक का प्रयोग कहाँ करते हैं? जांतो रेशों पर, जबकि वनस्पति रेशों को छुड़ाने के लिए क्षारीय प्रतिकर्मक का प्रयोग। इसी का जस्ट उल्टा, एक याद कर लीजिएगा दूसरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जंग स्याही फलों के दाग को छुड़ाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो इन सब को प्रयोग करने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्रों पर कलफ के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो गोंद का प्रयोग करते हैं। एनी नील कैसा है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है? तो एनी नील जो होता है ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि कृत्रिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शुष्क धुलाई में वसा अवशोषक प्रतिकर्मक प्रयोग करते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? जो अवशोषक प्रतिकर्मक है ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोल, तारपीन, बेसन, मुल्तानी मिट्टी। तो इसका जो आंसर होगा सी और डी होगा। क्या है? सी और डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्यिकी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर मैंने उत्तर भी यहाँ पर दे दिया है इसका कि देखिए आंकड़ों का संकलन करता है,
जनसंख्या कोई जो है आंकड़ों का वर्गीकरण और संगणन करता है, आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, जनसंख्या को इकट्ठा नहीं करता बल्कि जनसंख्या में से सैंपलिंग का चुनाव करता है, सैंपल लेता है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टैटिक शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा स्टैटिस्टा से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्टैटिस्टा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेखा चित्र जो होता है, यहाँ पे जो रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, इसको आपको बताना है। रेखा चित्र प्रदर्शन को उनके कार्यों से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का क्या है? यहाँ पर बार ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बार ग्राफ का प्रयोग करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है, ये मेनी साइड्स रिप्रेजेंटेड द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को कई तरीके से उसको प्रेजेंट करने का काम करता है। मेनी साइड यानी कई तरीके से। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो जो क्यूमुलेटिव है, रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व या ओगिव कर्व का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? रिप्रेजेंट द, यहाँ पर जो इसका आंसर होगा रिप्रेजेंट द परसेंटेज, ठीक है, रिप्रेजेंट द परसेंट को दिखाने के लिए परसेंटेज कर्व का यानी ओगिव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के मान को ज्ञात करने के लिए किन किन मानकों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ें होती हैं, अरिथमेटिक मीन और मीन, मीडियन और मोड, तीनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से कौन सा है कौन पैरामीट्रिक टेस्ट में नहीं आता है? इसमें से कौन सा है जो पैरामीट्रिक टेस्ट में नहीं आता है? तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है या पैरामीट्रिक में नहीं आते हैं, ये नॉन पैरामीट्रिक होता है। काई स्क्वायर जो है नॉन पैरामीट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 61, जब सैंपल साइज 30 से कम हो तो कौन सी पैरामीट्रिक का प्रयोग करते हैं? जेड, टी या दोनों? तो इसमें जो प्रयोग करते हैं टी टेस्ट होता है। टी टेस्ट जो है जब 30 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड, नल हाइपोथेसिस को और किस नाम से जानते हैं? तो नल हाइपोथेसिस को वन टेल्ड टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है कि मैन विटने टेस्ट, यू टेस्ट किस टेस्ट के अंतर्गत आता है? पैरामीट्रिक की नॉन पैरामीट्रिक? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर होगा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होता है, मैन विटने टेस्ट जो होता है नॉन पैरामीट्रिक में आते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत शोध में क्या क्या शामिल करते हैं? इंट्रोडक्शन में शोध में क्या क्या शामिल करते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, रेशनल ऑफ द स्टडी, मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके नेट के भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी प्लस रेशनल ऑफ द स्टडी, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। हो गया क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करा रही थी, ये जो आपका क्वेश्चन था मिन विटने यू टेस्ट क्या होता है? ये नॉन पैरामेट्रिक होता है। क्या होता है? ये नॉन पैरामेट्रिक होता है, ठीक है। अब है जबकि जो टी एफ होता है पैरामेट्रिक में आता है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत शोध में क्या क्या शामिल करते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी भी शामिल करते हैं और रेशनल ऑफ द स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड डाटा एनालिसिस नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, रिलायबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार आते हैं? स्प्लिट हाफ टेस्ट, रेट टेस्ट, कॉन्स्ट्रक्ट। तो इसमें देखिए जो आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर स्प्लिट हाफ और टेस्ट, रेट टेस्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूध पिलाने वाली माता को कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है? दूध पिलाने वाली माता को कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 1200 मिलीग्राम पर डे होगा। इस समय जो आरडीए है चार्ट, उसके अनुसार 1200 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मिलान करना है, पुरुष को आयरन की कितनी मात्रा होती है? तो 19 मिलीग्राम पर डे होती है। कितनी होती है? 19 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है, जबकि जो गर्भवती माता होती हैं उनको 23 मिलीग्राम पर डे चाहिए, और जबकि जो 16 से 18 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको जो आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा इनको आवश्यकता है 32 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता, 32 मिलीग्राम पर डे। जबकि जो दूध पिलाने वाली माता होती हैं इनको जो आवश्यकता पड़ती है वो क्या है? 23 मिलीग्राम पर डे है, ठीक है। दूध पिलाने वाली माता को इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर 23 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे ज़्यादा आयोडीन की मात्रा किससे ज़रूरत पड़ती है? सामान्य महिला, 3 से 3 साल के बच्चों को, स्तनपान कराने वाली माता को। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, ये आंसर होगा स्तनपान कराने वाली माता को सबसे ज़्यादा आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज़ नॉट, इसमें से कौन सा जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं है? तो हिस्टिडीन जो होता है ये नहीं होता है, जबकि सिस्टीन, सीरीन ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर है देखिए, सिलेक्ट मेथड सल्फर कंटेनिंग में देखिए ABCD, यहाँ पर सिस्टीन, मेथियोनिन, ये तीनों क्या होते हैं? सल्फर कंटेनिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना सिस्टीन, मेथियोनिन ये हमारे क्या होते हैं? सल्फर कंटेनिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट मेथड विच यूज एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें कौन सा मेथड होता है, यानी जो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए कौन से मेथड होते हैं? तो एस्टिमेट करने के लिए प्रोटीन को जेल्डाल होता है, और इसमें देखिए यहाँ पर कैलोरी क्लोरीमेट्रिक भी होता है, इलेक्ट्रोफैटिक भी होता है, जबकि जो एसिड हाइड्रोलिसिस होता है ये नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर AVD इसका आंसर सही होगा। नशा है, मधुमेह रोग का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो मधुमेह रोग का पता करने के लिए क्या होता है? GTT होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, प्री डायबिटिक पर्सनस का शुगर की मात्रा, रक्त में शुगर की मात्रा कितनी होती है? 110 70 से 180 मिलीग्राम पर डे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। EF को जाना जाता है, यानी EF को और किस नाम से जाना जाता है? EF को प्यूफा के नाम से जानते हैं, और यह एसेंशियल फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट है, एक गर्भवती महिला को RDA 2020 के अनुसार जिंक की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 17 मिलीग्राम, 13 मिलीग्राम और 14.5 मिलीग्राम या 14 मिलीग्राम। तो इसका जो RDA 2020 के अनुसार इसकी जो डिमांड होती है वो 14.5 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है? 14.5 मिलीग्राम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, RDA 2020 के अनुसार 60 साल की ऊपर महिला को कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? ये आपको इसका आंसर बताना है, कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर 1500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितना? 1500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हमारा कृत्रिम प्रकाश का चुनाव करिए। अब यहाँ पर है आपका कृत्रिम प्रकाश का चुनाव करिए। तो देखिए यहाँ पर जो कृत्रिम जो होते हैं, यहाँ पर कैंडल भी होता है, लैम्प भी होता है, पेट्रोमैक्स भी होता है, ये सारे क्या हैं? ये आर्टिफिशियल होते हैं, जबकि जो सन होता है वो नेचुरल होता है। तो इसमें ABC आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, घी, तेल, मक्खन, मसाले 8 आदि पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? एक मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पुष्प सज्जा में सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर संतुलन का ध्यान रखना चाहिए। किसका? संतुलन का ध्यान रखना चाहिए कि सीन सोई है कि कितने लंबाई में कितना करना है, सबका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थकान दूर करने के उपाय चुनिए। तो देखिए यहाँ पर थकान दूर करने के जो उपाय हैं, यहाँ पर विश्राम काल, कार्य में कुशल, कार्य प्रगति की रुचि पैदा करना। तो A और C आंसर सही है, जबकि कार्य में कुशल होना चाहिए, अकुशल नहीं होना चाहिए। भारी कार्य करने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है? तो 150 से 200 ग्राम, 200% जो है ऊर्जा खर्च होती है। कार्य सरलीकरण की किस विधि में कार्यकर्ता गृहिणी के प्रत्येक चरण का अध्ययन करता है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा प्रोसेस चार्ट। क्या आंसर होगा? प्रोसेस चार्ट में प्रत्येक चरण का अध्ययन करते हैं। निर्देशन की कैसी प्रक्रिया होती है? निश्चय मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। पॉलीएंड्रस मैरिज क्या होती है? इसमें एक पत्नी के कई पति होते हैं, और ये कब अलग अलग भी होते हैं, एक भाई के नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं पॉलीएंड्रस। ठीक है, तो यहाँ पर एक पत्नी के कई पति होते हैं। नेक्स्ट है, TQM के चरणों को क्रमबद्ध करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कोई चीज़ की हम प्लान बनाते हैं। क्या है? सबसे पहले यहाँ पर प्लान बनाते हैं, फिर काम करते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर लास्ट में एक्ट करते हैं। तो BDAC ऐड कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा है। और TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन पे आते हैं, असूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर
प्रोकैरियोटिक होगा, जबकि यूकैरियोटिक पुरुषों में पाया जाता है। पोलियो रोग होता है वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो जाइगोट में जो कोशिका विभाजन होती है वो होती है सूत्री विभाजन होती है, जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें असूत्री विभाजन होते हैं। त्वचा की बच्ची कोशिकाओं का नाम है, जो त्वचा में पाई जाती है वो हिस्टियोसाइट होता है, जबकि इससे जो लीवर में पाया जाता है कुफर सेल है, माइक्रोफोज मांसपेशियों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सया घाव में प्रयोग होता है। सया घाव में देखिए क्या प्रयोग करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। ये आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा रिंग कुशन होगा। क्या आंसर होगा? रिंग कुशन होगा। सया घाव में प्रयोग करते हैं रिंग कुशन। ब्रेक कैंडल का प्रयोग करते हैं तो हड्डी की टूट हो जाए, जले हुए स्थानों पर ये जो है ब्रेड कैंडल का प्रयोग करते हैं। ड्रा सीट, देखिए यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। ड्रा सीट, देखिए यहाँ पर ड्रा शीट। ड्रा शीट क्या होती है? एक छोटी सी सूती चादर होती है, मोम जामे का टुकड़ा होता है, रैक्सीन का टुकड़ा। देखिए ये एक छोटी सी चादर होती है, याद रखना। अगर ऐसे पूछे कि ड्रा शीट कैसी होती है तो एक छोटी सी क्या होती है? ये चादर होती है। क्या होती है? छोटी सी चादर होती है जो मोम जामे के टुकड़े पर या रैक्सीन के टुकड़ों पर उसको उसके ऊपर बिछाया जाता है, उसे ही ड्रा शीट कहते हैं। ठीक है, तो ये रोगी को करने के लिए, रोगी को लेटाने के लिए ये काम में लाया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर गीली पट्टी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो गीली पट्टी का जो प्रयोग करते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है कि गीली पट्टी का प्रयोग कहाँ करते हैं? रुधिर स्राव कम करने, सूजन कम करने, चोट मोच, देखिए यहाँ सभी स्थानों पर करते हैं। ठीक है, रुधिर स्राव को कम करने के लिए, ठीक है, रुधिर स्राव को कम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रुधिर स्राव को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, चोट मोच को कम करने, यानी इन सब के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मुलेठी क्या होता है? तो मुलेठी क्या होता है? ये खांसी की दवा के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, यानी खांसी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चल ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर घाव को भरने, रक्षा करने, घाव पर दबाव डालने के लिए कौन सी पट्टी प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर सूखी पट्टी का प्रयोग करते हैं। घाव को भरने, रक्षा करने, घाव पर दबाव डालने के लिए सूखी पट्टी का प्रयोग करते हैं। CSW की स्थापना कब हुई? CSW की स्थापना आप लोग बताइए। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कब हुई? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना 1953 को हुई है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर की स्थापना 1953 को हुई। क्रेच संबंधित है किससे? माँ की देखभाल से कि बच्चों की देखभाल से? तो बच्चों की देखभाल से ये संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर बी होगा। है भारत में यूनिसेफ कब शुरू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे शुरुआत यूनिसेफ की 46 में हुई, लेकिन भारत में 1949 में हुई। निफ्ट संस्था है, कैसी संस्था है? यह एक स्वायत्तशासी संस्था, याद रखना, निफ्ट एक स्वायत्तशासी संस्था है। अब ICCW का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड होता है और इसकी स्थापना 1952 को हुई है। सिलाई करते समय कपड़े को दाब कर रखता है, कौन सा पार्ट सिलाई दाब के रखता है? तो प्रेशर फूड होता है जो दाब करके रखता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सिलाई करते समय कपड़े को दाब कर रखता है तो कौन सा क्या रखेगा? प्रेशर फूड जो है दाब के रखने का काम करता है। नेक्स्ट है सिलाई करते समय कपड़े को आगे कौन बढ़ाता है? फीड डॉग जो है कपड़े को आगे बढ़ाने का काम करता है। वस्त्र की किनारी को मोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? हेमिंग का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हेमिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलाई बस रेशमी वस्त्रों की सिलाई के लिए कौन से टाके का प्रयोग करते हैं? रेशमी वस्त्रों की सिलाई करने के लिए कच्चे टाके का प्रयोग करते हैं। क्या? कच्चे टाके का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस की योग्यता में बौद्धिक सिद्धांत कब विकसित हुआ? तो ऑब्जेक्ट परमानेंस 18 महीने से लेकर के 2 साल के बीच में ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉग्निटिव थ्योरी की बात में है। स्कीमा और स्कीम वर्ड किस थ्योरी में यूज़ किया गया है? तो ये कॉग्निटिव थ्योरी में ये यूज़ किया गया है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीम एंड स्कीमा, ये सारे शब्द किसमें? कॉग्निटिव थ्योरी में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्सनल मोरल कोड की धारणा कोलवर की मोरल रीजनिंग थ्योरी में कब विकसित
होती है, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर होगा पोस्ट कन्वेंशनल में अपनी पर्सनल मोरल कोड डेवलप हो जाती है या करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बौद्धिक सिद्धांत में बच्चे के अंदर कंजर्वेशन ऑफ नंबर किस अवस्था में विकसित होता है, सेंसोरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट, प्री ऑपरेशनल। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा। क्या होगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी में तीसरी स्टेज कौन सी होती है? तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्टी, ये तीसरी अवस्था होती है। नेक्स्ट है ओरल एनाफैलिक स्टेज किस नाम से जाना जाता है? तो इसे प्री जेनाइटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। ओरल एनाफैलिक जो तीनों स्टेज है इनको प्री जेनाइटल स्टेज के नाम से जानते हैं। ये देखिए हमारे ये क्वेश्चंस 109 क्वेश्चन हमारे हैं और 10वां क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, सेम आ जाए, जिससे अपने क्वेश्चन को आप हल कर सकें और अच्छे से गेन कर सकें। ठीक है, तो आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और आप अच्छे से क्वेश्चन को करके आइए और हमें बताइए अपने सुझाव और अपने एक्सपीरियंस। थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन। गॉड ब्लेस यू।